महाभारत में शायद किसी टाइम पे एक लाइन किसी ने मुझे सुनाई थी, आई एम नॉट श्योर कि क्या सोर्स है उसका, लेकिन वो लाइन संस्कृत में थी और उसमें था कि पुरुष आर्थो दासम, आदमी पैसे का गुलाम होता है। कि आप पिता नहीं बन जाते, बच्चा आपको पिता बना देता है। अच्छा। वो आपको एक और मौका देता है अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का और जीने का। तो जो गलतियां आपने अपनी जिंदगी में की हैं, हो सकता है आप अपने बच्चों के साथ उनको सुधार सकें। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके दो ही गोल होने चाहिए लाइफ में। पहला है फाइनेंशियल और दूसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस। हमको किसने सिखाया कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? कभी एक क्लास नहीं लगी। सेटल हो जाए। और वो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली दैट इज द मोस्ट अननेचुरल थिंग टू डू विद ह्यूमंस, टू ट्राई एंड सेटल देम डाउन। We as a species are not supposed to settle down. No, financial planning है वो यही रहती है कि लॉन्ग टर्म में, और बच्चों की उस एज के साथ कोइंसाइड करके जब उनको अपनी हायर एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी कॉर्पस की। Today we have a psychiatrist with 16 years of experience who is transforming the lives of thousands of people. Today he will reveal how psychological well-being influences financial planning for your children's future. You will learn evidence-based approaches to manage financial stress, create healthy money conversations within your family, and make investment decisions that balance prosperity with peace of mind. Welcome Dr. Sharma. थैंक यू नताशा। वैसे आपका नाम है सत्येन, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। सत्येन इज अ बंगाली नेम, राइट? यस, इट इज़ ट्रेडिशनली अ वेरी बंगाली नेम। और मेरे पेरेंट्स जो कि दोनों पंजाबी हैं, उन्होंने मुझे ये नाम देना चूज़ किया। इनफैक्ट उसके बाद मेरे बहुत बंगाली दोस्त भी बने। अच्छा। तो मैं उन सब से यही मजाक करता था कि मेरा वो भालो नाम भी बंगाली है और डाक नाम भी बंगाली है, विच मीन्स द प्रॉपर नेम एज वेल एज द पेट नेम। अच्छा। तो घर में जब मैं छोटा था तो मुझे जॉय बोलते थे, और मेरी छोटी सिस्टर थी उसे मैरी बोलते थे। तो जॉय भी काफ़ी बंगाली नाम है। और आज तक मेरे पेशेंट पंजाब में मेरा नाम बहुत बार ठीक से नहीं ले पाते, और मुझे डॉक्टर सतनाम भी बोल देते हैं वहाँ पे। पंजाबी कल्चर की वजह से। जी जी जी, इट्स नॉट अ वेरी फेमिलियर नेम इन पंजाब। यस। तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप जैसे आप पंजाब से हैं, आप अभी मुझे बता रहे थे कि आपने पटियाला से स्टार्ट किया था। हाँ। तो वहाँ से हम कुछ बात करते हैं कि आपने क्या करियर परस्यू किया था, फिर आप साइकियाट्रिस्ट कैसे बने, राइट। तो उस जर्नी का प्लीज़ हमें बताइए। तो मेरा इनिशियल स्कूलिंग पटियाला में ही हुआ। वहाँ पे एक काफ़ी प्रोमिनेंट पब्लिक स्कूल है, यादविंद्रा पब्लिक स्कूल। वहाँ पे मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, और मैं वहीं पे पढ़ा। मैंने अपनी 10th क्लास वहीं से की, और उसके बाद 11वीं 12वीं करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। और उस टाइम पे हम लोग उसी टाइम पे थे जब थोड़े से ऑप्शंस इतने पता नहीं होते थे छोटे शहर के बच्चों को। और वही, अगर आपकी बायोलॉजी थोड़ी बेटर है तो आप साइंस में मेडिकल ले लेते थे, या फिर नॉन मेडिकल लेके इंजीनियरिंग की ट्राई करते थे, और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं पता होता था। मेरा थोड़ा शौक था फौज में जाने का उस टाइम पर। आई वॉज अट्रैक्टेड टू गो इन टू द डिफेंस सर्विसेज। तो मैंने NDA का एग्ज़ाम भी दिया था। और थोड़ा पेरेंट्स, क्योंकि दोनों वेल एजुकेटेड और मेडिकल बैकग्राउंड से थे, तो उनका एक ये थोड़ा मानना था कि अगर कुछ बेटर ग्रेजुएशन हो जाए जिसके अंदर कि आपके पास कोई ना कोई प्रोफेशनल स्किल भी आ जाए, तो कल को अगर बाय चांस फौज के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, क्योंकि इट्स अ मोर रिस्की करियर, तो आपके पास अपनी एजुकेशन होगी टू फॉल बैक ऑन। राइट। तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, CBSE उस टाइम कंडक्ट करता था, स्टेट काउंसिल्स कंडक्ट करती थी, और AFMC पूना इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एम्स, जिपमर, ये अपने अलग अलग एंट्रेंस किया करते थे। तो उस टाइम ऑल इंडिया में आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना का एक अलग एग्ज़ाम था, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली वो 1000 कुछ बच्चों को फाइनल थ्योरी के पेपर पे बेस्ड इंटरव्यू के लिए बुलाते थे। फिर उसमें से 105 लड़के और 25 लड़कियां जो हैं उनको सिलेक्ट किया जाता था हर बैच में। ठीक है। और क्योंकि पहले से ही मेरा कुछ झुकाव था फौज की तरफ, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और
मेरा थोड़ा सा जो अपना बेंट ऑफ माइंड था उसके हिसाब से 50 और क्वेश्चन थे उसके अंदर, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड कुछ ऐसे सवाल जो कोर साइंसेज में नहीं थे बिसाइड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मुझे लगा कि उन 50 क्वेश्चंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे मेरे स्कूल में जो हमारा जनरल नॉलेज बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड थे, एंड दे यूज्ड टू मेक अस मोर क्यूरियस and better informed than the average, I would say, students. तो वो मुझे एक एडवांटेज मिला। अच्छा, तो AFMC में मेरा सिलेक्शन हो गया और 1997 में मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया एज अ MBBS मेडिकल कैडेट। अच्छा, अमेजिंग। एंड फिर वहाँ से आपने एज अ साइकियाट्रिस्ट कैसे अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट की? सो जब तक मेरा MBBS ख़त्म हुआ, एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि दोनों मिल गए। देखिए, अब फौज भी फिक्स हो गई और डॉक्टर भी बन गए, तो मेरा करियर तो वहाँ पे सेट हो जाना चाहिए था। मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया कि, और वो भी साइकियाट्रिस्ट हूँ और इसकी मुझे बहुत अंदर तक जानकारी मिली, आई एम लकी दैट वे, तो अपने आप को कुछ समझने का और मौका मिलता रहा। वो काफ़ी लेट, जैसा मैं कह रहा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया कि आई डू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ADHD ट्रेट्स। अच्छा, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक जिसको बोलते हैं। तो इवन एज एन एडल्ट आई वुड शो अ लॉट ऑफ ADHD ट्रेट्स, जिसके अंदर के आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर आप बहुत जल्दी बोर होते हो। आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करने की और कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेट करने के लिए चाहिए होता है जो कि एवरेज से थोड़ा ऊपर हो। तब तो काफ़ी लोगों को है ADHD। हाँ, ऑफ कोर्स, नाउ दैट वी आर मोर कोग्निसेंट ऑफ द फैक्ट, अब जब हमारी जानकारी बढ़ रही है तो ये समझ में आता है कि वो जो चंचल बच्चे होते हैं कई, या वो जो बहुत क्रिएटिव ब्रेन्स होते हैं कई, उनके अंदर बहुत बार ये ADHD ट्रेट्स होते हैं। तो मुझे वही लगा कि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड रेजिमेंटल रूटीन में शायद मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। और मेरे कुछ अच्छे अभिभावक भी थे, कुछ अच्छे मेरे सीनियर्स भी थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, तुम शायद फ़ौज के जिस टाइप की ब्रेन एक फ़ौज को चाहिए, शायद वहाँ पे तुम खुश नहीं रह पाओगे। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, बाहर आके कुछ करते हैं। और मेरा उस टाइम पे इंटरेस्ट कुछ मैनेजमेंट में भी था। सो अब लेफ्ट टू माई ओन डिवाइसेस आई वुड हैव थॉट कि मैं IIM या CAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर और किसी ना किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाता। लेकिन घर वालों से जब बात हुई, और दोनों पेरेंट्स और मेरी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के लोग हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मेडिसिन में जो तुम करना चाहोगे। सो लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि माय फादर इज़ ऑल्सो अ साइकियाट्रिस्ट, और मैंने कुछ ना कुछ उनके वहाँ डिपार्टमेंट में और कुछ कुछ उनकी किताबें देखी थी, तो इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट था। राइट। तो मुझे लगा कि अगर मेडिसिन में कुछ करना है तो साइकियाट्री विल बी समथिंग विच आई विल एंजॉय डूइंग। एंड देन लकीली मेरा आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एक साइकियाट्री के अंदर सीट भी मिल गया, और मैंने अपना डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट MBBS के बाद साइकियाट्री में किया। वैसे सिंस यू मेंशन दिस, आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? हाँ, एक साइकियाट्रिस्ट के लिए जो खांसी और ज़ुकाम है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। अच्छा, वो तो सबसे ज़्यादा आते हैं? सबसे ज़्यादा जो भी मरीज़ आएंगे वो इन सिम्टम्स के साथ आएंगे। एनी रीज़न व्हाई यू थिंक कि ऐसा हो रहा है कि इसी सिम्टम में क्यों आ रहे हैं? ये 21वीं सदी की रियलिटी है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये आइडेंटिफाई किया है दैट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एंग्जाइटी। हम लोग अगर आप देखें, हमारा ब्रेन कई लाखों सालों में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। राइट। फॉर द ब्रेन 2000, 5000, 8000, 10,000 years is not a very big change, it doesn't change much. तो हमारा ब्रेन अभी भी जो ऑलमोस्ट 1 लाख साल पहले हंटर गैदरर का था वही ब्रेन है। राइट। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन हमारा एनवायरनमेंट जो है, स्पेशली जिसको हम आज के युग का अपना एंथ्रोपोसीन बोलते हैं या द एज ऑफ मैन बोलते हैं, इसके अंदर इंसान ने अपना पूरा एनवायरनमेंट बहुत अननेचुरल कर लिया है। 17,000 साल पहले से लेके ऑलमोस्ट 40,000 साल पहले तक हमने
एग्रीकल्चर डेवलप किया। राइट। तो एग्रीकल्चर, हम कहना तो ये चाहते हैं कि हमने उन दाने देने वाले पौधों को टेम कर लिया, डोमेस्टिकेट कर लिया, पर हुआ उससे ठीक उल्टा। उस ज़मीन के टुकड़े ने इंसान को डोमेस्टिकेट कर लिया, उस ज़मीन के साथ बांध लिया। अब आप वहीं से अपना खाना उगाते हैं और वहीं पे रहते हैं। और कुछ देर के बाद लैंड की ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जहाँ पे ऐसे पानी का सोर्स अच्छा होता था, लैंड अच्छी उपजाऊ होती थी, वहाँ पे पॉपुलेशंस बड़ी होनी शुरू हो गई। 150-200 साल पहले हमने आर्टिफिशियल लाइट का इजाद कर लिया, रात और दिन के अंदर फ़र्क ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ज़िंदगी की रफ्तार और तेज़ करनी शुरू कर दी, और हमने ऐसे ऐसे वर्क कंडीशंस बनाने शुरू कर दिए जो इंसान के लिए कभी नेचुरल नहीं थे। राइट। आज हम अगर बैठे हैं तो एक कंप्लीटली अननेचुरल एनवायरनमेंट में, विच इज़ बिल्ट बाय ह्यूमंस, आर्टिफिशियल पेड़ों के आसपास, जबकि हमारी रियलिटी जो है वो रियल नेचर के साथ में थी और बहुत ज़्यादा साल पहले नहीं थी। सो जो ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और वो स्पीड जिसके साथ चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए ब्रेन इज़ नॉट रेडी। तो बिना कारण घबराहट हो जाना, बिना कारण स्ट्रेस महसूस करना, ये ऐसा लगना कि जैसे कि चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट, दैट इज़ एंजाइटी। आपका जो बॉडी और ब्रेन है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जैसे कि ऑलमोस्ट आपके सामने उस हंटर गैदरर टाइम के ऊपर सामने से शिकार आ गया हो या शिकारी आ गया हो, और आपको फाइट, फ्लाइट या फ्रीज करना है। अब बिना उस टाइगर के और बिना किसी जंगली जानवर के वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वही सबसे बड़ा ये कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत अननेचुरल हो गया है। राइट। सोने का टाइम, जगने का टाइम, और ख़ास तौर से जब ये छोटे छोटे डिवाइसेस जिसको हम स्मार्टफोन्स कहते हैं, जब से ये हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बोर होने का टाइम ही नहीं बचा। वी आर कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड। राइट। हमारे पास, किसी के पास अभी वो सुविधा ही नहीं है जो आज से 20, 25, 30 साल पहले थी कि आप बोर हो सकते थे। अब आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। सोशल मीडिया बन गया है जिसके ऊपर लोग अपनी बेस्ट फोटोग्राफ्स डालते हैं, अपनी ट्रैवल्स की, अपने खाने पीने की, अपनी पोजेशंस की, अपने खुशी के टाइम्स की। और क्या आपको लगता है कि ये नॉर्मल और एक्चुअल रियलिटी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये एक फेक हमने तरीका बना लिया है लोगों को दिखाने का कि हम खुश हैं, और हम उसी के ऊपर जब लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, शेयर्स होते हैं, उसी के अंदर हम अपनी खुशी और ढूंढ लेते हैं। एंड दिस इज द नेचुरल ब्रेन, दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। आपको वो छोटे छोटे खुशी के मौके कि अरे किसी ने मेरा पोस्ट को लाइक कर दिया, जिसको कहते हैं, बिल्कुल, है ना। इसके ऊपर डोपामीन यूज किया जाता है वर्ड, जबकि रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। द ब्रेन हैज़ एन एंटायर रिवॉर्ड सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ, अगर हम इसे कहें कि वो चीप डोपामीन, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, शॉर्टकट जो है। बिल्कुल। और वही तो हैरानी होती है मुझे कि इस टाइम जो बेस्ट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है और जो बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी है, उसे इंसानों की ज़िंदगी को बेटर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा। उससे यूज़ किया जा रहा है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने प्लेटफॉर्म पर टिका के कैसे रखें, उनको नई नई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कैसे बेचें, उनकी अटेंशन को कैसे ग्रैब करके और ज़्यादा रखें, ग्रैब कर सकें, है ना। और अब ये इस एनवायरनमेंट में रहना अपने आप में स्ट्रेसफुल है। वेरी वेल सेड। वैसे आपने बीच में मेंशन किया था कि आपको स्टार्टअप्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, एंड यू आर एन एंजल इन्वेस्टर एज वेल। Yes, yes, yes. So, I have, yes. See, I am by training somebody who's trained in human behavior, right? तो मेरे लिए कोई भी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी एक एकेडमिक विषय बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमेशा कि क्या ह्यूमंस इस तरह से इस बिहेवियर को
अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या। और बहुत बार जब भी हम आजकल सॉल्यूशंस क्रिएट करने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि साइंस तो वहाँ तक पहुँच गया है कि सॉल्यूशंस तो अब क्रिएट हो गए हैं बहुत सी चीज़ों के, एंड द नेक्स्ट एक्साइटिंग पार्ट इज हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दो सॉल्यूशंस। राइट। लोगों तक सॉल्यूशन कैसे पहुँचे, वो इस टाइम ज़्यादा बड़ी बात है। वैसे जब हम साइकेट्रिस्ट एज अ साइकेट्रिस्ट जब बात करते हैं तब आप सबको ऐसे देखते भी होगे, आप एनालाइज करते हो लोगों को, बात करते ये हो। बहुत बहुत पुराना जोक है। मैं बहुत लोगों से जब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, लोगों की बॉडी लैंग्वेज सडनली बड़ी डिफेंसिव हो जाती है। लोगों को शायद ये गलतफहमी रहती है कि मैं उनके माइंड रीड कर सकता हूँ। Right. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर मैं जोक करता हूँ उनसे कि भाई जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं किसी को एनालाइज करता। मेरे लिए साइकेट्री का काम है और मैं बिना पेमेंट के नहीं करूँगा। तो जैसे आपके अभी जब बच्चे हैं, जी। कितने बच्चे हैं आपके? आई हैव ट्विन डॉटर्स एंड आई एम ब्रिंगिंग अप अ थर्ड डॉटर। यस। ओह अमेजिंग। तो व्हेन यू सिट विद देम, जैसे उन्होंने कुछ आपको बताया, कोई कॉन्वर्जेशन है, वो साइकियाट्रिस्ट वाला जो ब्रेन है उस टाइम पे वो एक्टिव रहता है इन दोस कॉन्वर्सेशंस? हाँ, आप कुछ हद तक तो बायस आ ही जाता है। आपकी नॉलेज और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इन दी एंड सी इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल फील्ड। राइट। जब भी आप बच्चे का कोई सवाल आएगा या बच्चे की कोई बात होगी, तो आप उसको एकेडमिकली अपने ब्रेन के अंदर ऑलरेडी डाल रहे होते हो कि किस डब्बे में फिट हो रहा है वो, किस तरह की थॉट प्रोसेस है। और पर एज अ पेरेंट अगर पूछें कि एज अ साइकेट्रिस्ट मुझे क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, तो आई फेल्ट अनप्रिपेयर्ड। अच्छा। जब पेरेंट बनने वाला था तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है। कोई भी आप नई आपकी लाइफ के अंदर कोई चीज़ आती है, कोई आपकी नया कैलकुलेटर भी आता था, उसके साथ भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता था। नई गाड़ी लेते उसके साथ काफ़ी मोटी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है। तो बच्चे के साथ ऐसा कुछ नहीं आता। तो क्या आप अपना काम एज अ पेरेंट ठीक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपका काम क्या है, ये काफ़ी सवालों ने मुझे तंग किया था। और मैंने फिर उस टाइम पे अपनी पेरेंटिंग की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी काफ़ी कोशिशें की थी। अच्छा। वैसे व्हेन यू सेड कि आपको स्टार्टअप्स वगैरह में इंटरेस्ट है क्योंकि आप एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को और आपको मज़ा आता है कि ठीक है मैं देखता हूँ कि ये स्टार्टअप चलेगा या नहीं चलेगा, वाज दैट दी ओनली पॉइंट जब आपको एज एन एंजल इन्वेस्टर बनना था, या फिर और भी कोई रीजंस थे दैट यू स्टार्टेड? बहुत से रीजंस थे। कुछ तो मेरी शिकायतें हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से कि ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जो हर रोज़ पैसे के साथ डील ना कर रहा हो। राइट। पर आपको याद है आपकी कभी भी एक सिंगल क्लास भी लगी हो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर? कभी भी नहीं। कि आपको इंश्योरेंस कौन सी खरीदनी है, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। तो जब मैं प्रोफेशन के अंदर काम करना शुरू किया, कुछ मेरी डिस्पोजेबल इनकम बननी शुरू हो गई, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं और कैसे करनी होती हैं। हमारे लिए उस टाइम अर्निंग्स ही बहुत इंटरेस्टिंग नई चीज़ हो जाती है, और आप उसी को खर्चा करने में जो है, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है एडवर्टाइजिंग का, ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकलवाया जाए। राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, ये अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत ही गलत हुआ। और अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ। बट आई अंडरस्टूड कि क्योंकि एक तो I was lucky that I did not have any financial liabilities. मुझे कोई EMIs नहीं देनी थी, मेरे ऊपर कोई ऐसा कर्जा नहीं था, मेरी फैमिली के ऊपर कोई ऐसा कहीं पे किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। तो मुझे लगा कि अपनी एज के अनुसार, और उस टाइम आई वॉज इन माई 30s, अ यंग प्रोफेशनल, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा रिस्कियर जो है ऑप्शंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब रिस्की जब हम कहते हैं, वो वर्ड बड़ा रिलेटिव है। स्टॉक मार्केट बहुत से एक पर्टिकुलर जनरेशन के और कुछ लोगों के लिए शायद जुआ होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर एक कोई इन्वेस्टमेंट के तौर से इन्वेस्ट नहीं करता। बहुत बार आप आजकल देखते होंगे कि बहुत लोग ट्रेडिंग के लिए आपको उकसाते हैं कि भाई ट्रेडिंग कर लीजिए, अरे ये कोई स्टॉक हमने इतने में खरीदा, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल के बाहर हैं। राइट।
तो जब मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के अंदर अच्छे लोगों की किताबें पढ़ी, उनके विचारों को समझने की कोशिश करी। चार्ली मुंगर जो हैं वॉरेन बफेट के एक लॉन्ग टाइम पार्टनर रहे हैं, और उनकी एक बुकलेट आती थी जिसको कि वो प्रैक्टिकली साइकोलॉजी ऑफ मनी थी, कि क्यों लोग अमीर नहीं हो पाते, उनका क्यों लोग लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्यों नहीं कर पाते, क्यों लोग वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ला पाते जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। उसके बारे में बहुत अमेजिंग बातें लिखी हुई हैं, और होता भी वही है। हम अपने आप को जितना मर्जी रैशनल या लॉजिकल समझें, हमारे ज़्यादातर लाइफ के डिसीजंस इमोशनल होते हैं। राइट। और फाइनेंस को लेकर भी ये इमोशन आपके रास्ते में आ जाता है, क्योंकि इन दी लॉन्ग रन मनी इज समथिंग विच नीड्स टाइम टू ग्रो, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं वो उतना टाइम उसको नहीं देते। वो कहते हैं जल्दी ग्रो करो। वो कहते हैं हाँ कि भाई अभी कल किसने देखा है, आज जो है हमको तो आज इंजॉय करना है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझी कि अगर हम वो डिसिप्लिन बना लें और थोड़ा सा अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर लें कि भाई आज अगर जिस चीज़ से काम चल रहा है आप कंफर्टेबल हैं, तो अपने लाइफस्टाइल को इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को सेम रख के अपनी आगे की लाइफ के लिए बेटर प्लान कर सकते हैं फाइनेंशियली। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट से हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, इफ़ यू थिंक कि ये बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, पहले उसके बारे में जानो अच्छे से। पहले उसके बारे में जान लें हिस्टोरिकली कि मेरे जैसे लोगों ने अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो उनका क्या सक्सेस या फेलियर रेट रहा है। अच्छा। और ये बहुत, अब इसके ऊपर तो कितनी किताबें छप चुकी हैं, कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं, जैसे कि इंडिया की इस टाइम इकोनॉमी है, तो उस टाइम पे अगर आपका मार्केट जो है वो वेल रेगुलेटेड है, जो कि सेबी जैसा एक इंस्टीट्यूशन रेगुलेट कर रहा है और जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है तो आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। राइट। आपको म्यूचुअल फंड्स या मार्केट्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म, और ज़रूरी शब्द यहाँ पे है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म होराइजन रख के इन्वेस्ट करना ही आपके लिए ज़रूरी है। आई थिंक आप भी काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी है, जिसे भी आपने मेंशन किया इन्वेस्टमेंट में, तो आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करते हो? हाँ, मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए, ये देखकर कि किस तरीके से और मेरी यूनिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, राइट। तो मैंने अपने लिए जो रूल बनाया है वो ये है कि एक तो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। सेविंग्स अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा आपके लिए काम नहीं कर रहा। अच्छा। पैसे को काम पे लगाना ज़रूरी है। पैसा काम पर लगेगा अगर वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट हुआ होगा, है ना। सेविंग्स, इंडिया एज अ हिस्टोरिकली एज अ कंट्री इज अ वंडरफुल सेवर्स। हम लोग पैसा बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं, जोड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं, इन्वेस्ट करने में हम अभी भी बहुत ट्रेडिशनल हैं। तो मैंने डरते भी हैं काफ़ी, बहुत डरते हैं क्योंकि नॉलेज का अभाव है बहुत हद तक, और फिर कुछ ऐसे हमारे क्या है ना कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है। अरे वो फलाने हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में, अरे बाप रे बर्बाद हो गए वो, तो उनके सारे पैसे वहाँ डूब गए। हर्षद मेहता का 1991 का एक कोई स्कैम हुआ था, है ना। तो वो क्या है, नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रोपोगेट कर जाती है। मैंने अपने लिए जो रूल्स रखे थे वो ये, कभी पैसा अकाउंट्स में नहीं रखूँगा। अच्छा। खाली नहीं बैठेगा, पैसा काम पे लगा रहेगा। और वो मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मैं इसको ऑटोमेट कर देता हूँ ताकि इसके अंदर मेरा इमोशन और मेरा डिसीजन ही ना आए। राइट। ये लाइक अ नेसेसरी मंथली एक्सपेंस, आपका कुछ ना कुछ पैसा म्यूचुअल फंड के रूट से, जो आजकल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसके थ्रू मार्केट में लॉन्ग टर्म के अंदर लग जाता है। और उसके कुछ बहुत क्लियर कट गोल्स हैं कि मुझे वो पैसा किस लिए चाहिए। पैसा आपको एक लाइफस्टाइल दे सकता है। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा आप अपना रहने का स्टाइल जो है बेटर कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैसा आपको एक फ्रीडम भी देता है। राइट।
और वो फ्रीडम ये है कि आपको क्या काम करना है, किसके साथ करना है, और आप उस काम को किस तरीके से करना चाहते हो। ये फ्रीडम आपको पैसा ही दे सकता है। महाभारत में शायद किसी टाइम पे एक लाइन किसी ने मुझे सुनाई थी, आई एम नॉट श्योर कि क्या सोर्स है उसका, लेकिन वो लाइन संस्कृत में थी और उसमें था कि पुरुष आर्थो दासम, आदमी पैसे का गुलाम होता है। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आपको हर रोज़ जाना ही है, वो काम करना ही है, चाहे आपको वो काम पसंद हो या ना हो, क्योंकि महीने के एंड पे आपके खर्चे चलाने के लिए पैसा वहीं से आएगा। बिल्कुल सही। एक बार अगर आप एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हो अपनी सेविंग्स के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो आपको वो फ्रीडम मिल जाती है कि आप जिस दिन नहीं काम करना चाहते उस दिन ना करो। और क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और मेरे लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था कि जिस दिन आपने काम नहीं किया उस दिन इनकम नहीं होगी। तो उस माइंडसेट से निकलना, अपने काम को भी अगर मुझे किसी नए एंगल से, किसी नए तरीके से सोचना है, तो भी मुझे एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल कॉर्पस चाहिए होगा जो मुझे वो फ्रीडम दे सकेगा। वैसे आप एक बार हम स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ आपकी इनकम है मंथली, तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके जो रेगुलर खर्चे हैं उसमें जी, और किस किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में आप अभी उसको करते हो, जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट? मैं आपको इस टाइम पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। मेरा मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो रेंटल पे होता है। अच्छा। मैं अपना घर आउटराइट ओन नहीं करता, आई एम रेंटिंग। और उसके पीछे, उस डिसीजन के पीछे कैलकुलेशन है कि अगर आप देखिए, हम लोग नॉर्मली इस तरीके से सोचते हैं कि अगर जितने में आपने घर रेंट किया उतने में ईएमआई दे देते। पहली बात तो उतने की ईएमआई होती नहीं है। राइट। दूसरा, अगेन आप इसको पूरा आजकल तो कैलकुलेटर्स आ गए हैं, इतने सारे टूल्स हैं अवेलेबल, आप डालकर देख लीजिए। आप जितना मंथली रेंटल दे रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी की जो नोशनल वैल्यू है, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको वो मिलेगी, उससे बहुत कम है। अच्छा। हमारे यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक रेंटल प्रॉपर्टी एक साल में अपनी कीमत का 2-1.5, हद हो गई तो 3% तक ही रेंट देती है। अच्छा। So it makes much more sense to rent than to buy a house and then take on a 20-25 year liability to pay those EMIs. Right. तो मैं उस बैंक के लिए काम कर रहा हूँ जिसने मुझे लोन दिया है, मैं अपने लिए नहीं काम कर रहा। राइट। तो मैंने पहला डिसीजन ले लिया कि मैं रेंट पे रह सकता हूँ। राइट। दूसरा डिसीजन ये कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, जो कि अगेन जो कि एक अगेन कैलकुलेशन की बात है। बहुत बार हमारे कल्चर में ये हमें बताया जाता है कि अपना घर एक बना लो, सिक्योरिटी रहती है। राइट। पर अगर हम रियलिटी देखें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्पेसेस रेंट पे अवेलेबल हैं और आपको फाइनेंशियली इट मेक्स मच मोर सेंस टू रेंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैंने तो कैलकुलेशन करके देखा कि इट डजंट मेक सेंस कि मैं कुछ प्रॉपर्टी परचेज करूँ। प्रॉपर्टी परचेज करके फिर आप उसको मेंटेन भी करोगे। सेकेंडली, प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ लिक्विड एसेट। अगर आपको कल को सडनली कहीं से एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाए और आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है भी, कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाएगी और आपको वो रिटर्न भी दे देगी। बहुत बार डिस्ट्रेस सेल्स आप देखते हो कि कम रेट पे बिक गई हैं, और एक्चुअल रेट क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम होता। ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये भी एक मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि आपको पहले तो प्राइस डिस्कवरी करनी पड़ती है पोटेंशियल बायर के साथ कि जी ये रेट है क्या। और तीसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा तो साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि लोग चाहते हैं कि एक अपना घर हो जिसको मैं आउटराइट ओन करता हूँ, एंड इट गिव्स यू दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मुझे ऐसी सिक्योरिटी की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। अच्छा। आई थॉट कि अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा पड़ा है, अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड है अपना, मैं सिक्योर हूँ। अगर कुछ भी कल को ज़रूरत होगी तो वहाँ से पैसा बहुत ईजीली आप एक्सेस भी कर सकते हैं और आपको एक मालूम भी है कि किस रेट पे आपको वो पैसा वापस मिलेगा। अच्छा।
तो स्ट्रक्चर में हमने बात की कि आप रेंट पे ही हो अभी, जी। एंड बाकी मनी मेरी कहाँ पे जाता है? इन्वेस्टमेंट्स बाकी ज़्यादातर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में होती हैं, और इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म वही है कि मेरे जो प्रोफेशनल गोल्स हैं और जो मेरे अपने लिए गोल्स हैं उसके हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और उसकी तरफ मैं ज़्यादा तो देखता आप नहीं हूँ। सेपरेटेड रखते हो कि ये मेरे प्रोफेशनल गोल्स के लिए है, ये शायद मेरे बच्चों जी, के लिए है, ये जी। मेरे अभी पर्सनल गोल्स के लिए है, ऐसा? एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये भी है, मैं जब पेरेंटिंग में वर्कशॉप्स करता था तो मैं बहुत बार पूछता था लोगों से कि कितने पेरेंट्स हैं जिनकी कोई पेंशन नहीं है जॉब में। तो आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे कि लोगों के पास पेंशन की ऑप्शन नहीं रहती। राइट। सरकारी जॉब कम हो गए हैं, जो पहले सरकारी जॉब थे वो भी अब कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहे हैं, तो पेंशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ज़्यादातर पेरेंट्स नॉन पेंशनेबल जॉब्स में होते थे। उनका ओके, नाउ दैट यू आर नॉट इन अ सिचुएशन वेयर यू विल बी गेटिंग अ पेंशन, तो आपके सामने दो मेजर गोल्स हैं। आप रिटायर होंगे किसी दिन अपनी जॉब से, उसके बाद की जो आपकी ज़िंदगी है उसको आपने सस्टेन करना है अपनी सेविंग से और इन्वेस्टमेंट से। और दूसरा जो आपका गोल है वो बच्चों का होगा कि बच्चों की एजुकेशन होनी है ना। तो इसमें से कौन सा आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए, किस गोल के लिए आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स बोलेंगे बच्चों की एजुकेशन के लिए, राइट, है ना। अगेन ये एक इमोशनल डिमांड है, पर आप प्रैक्टिकली देखें एजुकेशन लोन मिल जाता है ना, कोई आपको पेंशन पे नहीं मिलता। कोई आपको हाँ, कोई आपको ओल्ड एज लोन देगा। अगर बुढ़ापे में आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो क्या आपको कोई उस बीमारी के लिए लोन देगा उस टाइम पे? नहीं देगा। आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए टू हैव एनफ मनी so that you can sustain yourself and not become a burden on your child. बहुत बार इंडियन पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारी तो जी इंश्योरेंस पॉलिसी है, हमारा बच्चा है। दैट इज अनफेयर। आपके बच्चे ने ये लाइबिलिटी कभी नहीं मांगी आपसे, और मेरे ख्याल से ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे के ऊपर बोझ ना बने अपनी ओल्ड एज में। मेक सेंस। है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, और अब शायद ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं चेंज भी हो रही है। चेंज हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ कि लोग जो इस चीज़ को समझ लेते हैं वो अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं। राइट। तो अभी जैसे यू मेंशन कि आप पेरेंटिंग के बारे में इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी हो तो एक वो बायस भी रहता ही है, बिकॉज यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी वहाँ पे। तो एज अ पेरेंट आपका अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, एज अ पेरेंट जैसा मैंने आपको कहा कि मैं तो बहुत डरा हुआ था कि भाई इसमें तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कुछ ना कुछ अपने आप को सिखाना पड़ेगा। और अपनी एजुकेशन सिस्टम से मुझे ये शिकायत थी कि भाई हमको पर्सनल फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया। और आप देखेंगे हमारे कल्चर के अंदर हम बच्चों को ना बहुत देर तक इंसुलेट करके रखते हैं पैसे के कॉन्सेप्ट के बारे में भी। बताते नहीं है कुछ। बताते ही नहीं है। बच्चा अगर बोलते पापा ये चाहिए, हाँ ठीक है आ जाएगा या नहीं आएगा, लेकिन बच्चे की पार्टिसिपेशन नहीं होती उस चीज़ में। और अगर बच्चा पूछे कि पैसे कहाँ से आते हैं, तो बोले तुमने क्या लेना, हम है ना, हम ला के देंगे पैसे, तुम मत सोचो। तो सडनली जब वो बच्चा, पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये अच्छे बच्चों का फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बाकी सब चीज़ें पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ। और उस माइंडसेट के कारण बच्चे की फाइनेंशियल एजुकेशन अधूरी रह जाती है। सडनली जब वो अर्निंग करनी शुरू करते हैं तो वो मेरे वाली गलतियाँ करता है कि वो टॉक्सिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदता है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि पैसा ग्रो कैसे करेगा, या वो वही ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है कि हाँ ज़मीन ले लो, कुछ सोना ले लो और कुछ FD करा लो, सेफ चलते रहो, ग्रोथ सेक्रीफाइस कर दो, है ना। बच्चे मेरे हिसाब से अगर उनके साथ मनी को जल्दी हैंडल करना शुरू कर दें तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। True. जैसे वरना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बच्चे। नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है, कि कैसा बनता है। मनी इज अ कॉन्सेप्ट बेसिकली, राइट। मनी इज something which humans have created to make life easier. It's a concept. Right. Money is not a thing, right? जैसे बहुत लोग, हर एक इंसान का पैसे के प्रति माइंडसेट अलग होगा, राइट। और हम इसके बारे में कहीं भी बात नहीं करते, ये मेरी शिकायत है। बच्चों को पॉकेट मनी जल्दी से जल्दी देनी शुरू कर दें। मैंने यही किया। होता क्या था कि मेरे बच्चों को सुबह मैं स्कूल छोड़कर जाता था और शाम को दादाजी स्कूल से लेके आते थे। और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं,
कमज़ोर कड़ियाँ ढूंढने में। तो उनको पता था कि कमज़ोर कड़ी दादाजी दे दादाजी है, बिल्कुल। तो जो पापा कहता था कि शुगर नहीं खाना है, स्वीट्स कम करने हैं, दांत खराब हो जाएंगे, हेल्थ का ध्यान रखना है, वो सारे रूल दादाजी के सामने तोड़ दिए जाते थे। स्कूल से घर आने से पहले गाड़ी एक जगह पे एक कॉन्फेक्शनरी शॉप पे रुकती थी, वहाँ पे बच्चों का जो दिल होता था वो मीठा और जंक फूड खरीदते थे। और दादाजी बहुत खुश महसूस होते थे उनके ऊपर ये न्योछावर करके पैसा और प्यार, राइट। कुछ देर के बाद मुझे ये रूल बनाना पड़ा कि अब बच्चों को एक वीकली पॉकेट मनी मिलेगी और अपना जंक फूड जो है वो अपनी पॉकेट मनी से खरीदेंगे। और उसकी एक प्राइस लिस्ट उनको, जो भी उनकी फेवरेट आइटम्स थी, कैंडीज, चॉकलेट्स और जो भी अलग अलग नई नई चीज़ें आजकल आ गई हैं मार्केट में, उसकी एक प्राइस लिस्ट बना के उनको मैंने दे दी थी कि ये जब तुम्हारे पास इतने इकट्ठे हो जाएं तब तुम ले लिया करो। अब इससे क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई रूल बना लें, बच्चे के लिए वो गेम है एंड किड्स लव, और मैं इसको इंसिस्ट करूँगा, बच्चों को रूल फॉलो करना बहुत पसंद है, बशर्ते बड़ों को पता हो कि रूल कैसे बनाने हैं। वेरी वेल सेड। राइट। रूल्स कम होने चाहिए लेकिन क्लियर होने चाहिए। तो मैंने रूल सिर्फ ये बनाया कि बच्चे जो अपना जंक फूड और जो भी अनहेल्दी फूड खरीदना चाहते हैं वो अपने पैसे से खरीदेंगे। तो लाइक दे कैन परचेज इट बट खुद के पैसे अपने पैसे से, तो वो कंफर्टेबल भी रहेंगे पैसे से। बिल्कुल, राइट। तो इससे क्या होता था कि बच्चों को थोड़ा सा पैसे का समझ आना शुरू हो गया। और जो वो हर रोज कैंडी खरीदी जाती थी, अब वो पैसे इकट्ठे होने पर या पॉकेट मनी उतनी होने पर ही खरीदी जाती थी एंड दे एंजॉय दैट। एंड मैंने कहीं पे पढ़ा है कि हर चीज़ बच्चों के लिए इजी करने से उनका सेल्फ एस्टीम भी कम होता है। हाँ बिल्कुल, उनको अपने आप को रेगुलेट करना नहीं आता। अच्छा। सबसे खतरनाक बच्चा वो नहीं है कि देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस बच्चे को आएंगी जिसने ज़िंदगी में कभी ना नहीं सुना, जिसकी हर जिद पूरी कर दी गई। तो एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर वो बच्चा वो चीज़ मांगेगा जो पेरेंट्स अब नहीं दे सकते। राइट। और फिर उसको हैंडल कैसे करना है उस बच्चे को कभी सिखाया नहीं गया, तो इट विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। तो सेल्फ रेगुलेशन, 2-3 बेसिक ह्यूमन बिहेवियर के रूल्स हैं जो बच्चों के लिए पेरेंट्स को एनकरेज करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये ऑटोनॉमी, कि बच्चा खुद अपने पैसे का मालिक है, उससे उनकी सेल्फ एस्टीम बेटर होगी। राइट, कि मैं खुद अपने पैसे देकर चीज़ खरीद रहा हूँ। और दूसरी चीज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये जो आजकल का कल्चर है ना कि मुझे हर चीज़ चाहिए और अभी चाहिए, और जो हमारा पूरा आयोजन है उसको पूरा करने के लिए आजकल ऐप्स बन गए हैं कि 10 मिनट में, 5 मिनट में, तो इन दी लॉन्ग रन इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर योर ब्रेन कि आपकी हर चीज़, हर डिमांड साथ के साथ पूरी हो जाए। कई चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको अपने जो ग्रेटिफिकेशन है, जो आपको मज़ा मिलना है, उसको थोड़ा डिले करना पड़ेगा। राइट। और वो आपके लिए ज़्यादा बेटर बिहेवियर है। तो ये बच्चे के लिए एक लाइफ स्किल हो जाता है जो पेरेंट्स को पॉकेट मनी के हिसाब से या पैसे की यूज़ कैसे करनी है उसके हिसाब से बच्चों के अंदर ये क्रिएट किया जा सकता है। पेरेंटिंग इज अ वेरी क्रिएटिव एक्टिविटी, इट शुड नॉट बी मेड बोरिंग। वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? ये तो हमने बच्चों की बात कर ली, आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था जब व्हेन योर किड्स वर बोर्न? उस टाइम पे, उससे पहले जो आपकी लाइफस्टाइल चल रही थी वो कैसी थी, और बच्चों के होने के बाद कैसे चेंज? डेफिनेटली इट्स अ जिसको कहते हैं वाटरशेड। और मुझे फिर वो काफ़ी पुरानी जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था उसका मतलब समझ आने लग गया। क्या लिटरेचर था? जैसे एक बहुत फेमस कोटेशन है दैट द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि आप पिता नहीं बन जाते, बच्चा आपको पिता बना देता है। अच्छा। वो आपको एक और मौका देता है अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का और जीने का। तो जो गलतियां आपने अपनी ज़िंदगी में की हैं, हो सकता है आप अब अपने बच्चों के साथ उनको सुधार सकें। अच्छा। और मैंने जो एक और चीज़ देखी, और जो अभी मैं आजकल अगर अपने पेशेंट्स के अंदर बहुत बार देखता हूँ या उनकी फैमिलीज़ में देखता हूँ, एक और चीज़ देखता हूँ कि अगेन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा अननेचुरल कर रहे हैं। आप देखिए दुनिया में किसी भी जानवर का
और सब जानवरों के बच्चे होते हैं, सब बहुत अलग अलग लाइफस्टाइल हैं सबके, लेकिन जब आप उनका एक कॉमन थ्रेड पकड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑलमोस्ट एवरी एनिमल ऑन दिस प्लेनेट हैज़ वन गोल ऑफ पेरेंटिंग, कीप योर किड्स सेफ एंड मेक देम इंडिपेंडेंट अच्छा एज सून एज पॉसिबल। सेफ्टी एक हद तक, यस, जब कि वो वल्नरेबल हैं, जब वो बहुत छोटे हैं या जहाँ पे उनको अभी अपना जब तक वो खुद ध्यान ध्यान नहीं रखना रख सकते तब तक yes, ध्यान रखें एंड yes. देन प्रिपेयर देम कि वो खुद का ध्यान रख और आफ्टर अ पर्टिकुलर एज कोई भी जानवर शायद अपने बच्चे को पहचानता भी नहीं है वाइल्ड में, एक्सेप्ट ह्यूमंस। हम वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच देते हैं, और ये बहुत पॉसिबल है कि हमारे जिस तरह का हमारा कल्चर है इसके अंदर अगर फादर की एज 90 है और बेटे की एज 60 है, तब भी फादर जो है बेटे को बताएगा कि ऐसे ही काम होगा, और वो 60 साल का एडल्ट अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये बहुत कॉमन होगा, बट जो मैच्योर फैमिलीज है उसके अंदर आप देखेंगे कि वो इंडिपेंडेंस बहुत जल्दी दे दी जाती है, राइट। और उस इंडिपेंडेंस के थ्रू ही एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको अपनी लाइफ का और अपने आसपास की चीज़ों का खुद ध्यान रखना है। वैसे आपने 2-3 बार मेंशन किया कि आपको एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारी शिकायत है, हाँ, तो क्या शिकायतें हैं? मेरा एजुकेशन सिस्टम का गोल क्या है, बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए, मतलब क्या है इसका, उससे जनरल नॉलेज हो, कुछ चीज़ें सीखे, लाइफ आगे कैसे चला पाए। राइट। बहुत कम इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर है इंडिया में, जो इस गोल के साथ चलते हैं। अगर हम देखें कि दुनिया के अंदर इस टाइम स्वर्ग कहाँ है, आपको पता है कि हम इस टाइम पे द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, राइट। इट इज जस्ट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। There are certain countries which are living 2 centuries ahead of us. There are still several countries which are living a few centuries behind us, जिस माहौल में हम जी रहे हैं। राइट। तो हम उन देशों को देखते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सबसे ऊपर है, क्योंकि मेरे हिसाब से एजुकेशन का कोई और दूसरा मापतोल हो ही नहीं सकता। एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपने अंदर के पोटेंशियल को कहाँ पूरा रीच कर सकते हो, वो जगह आपके लिए बेस्ट है ना। अगर इसकी एक बहुत क्रूड एग्जांपल लें तो सबसे अच्छा खेत कौन सा है जहाँ पे के बीज पूरा पेड़ बन सके, राइट। ऐसे कुछ देश हैं जो इस एक मैट्रिक्स पे सबसे ऊपर स्कोर करते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। उनमें से फिनलैंड की बहुत बार एग्जांपल दी जाती है एजुकेशन सिस्टम की। आपको पता है इस टाइम पे अगर आपका बच्चा फिनलैंड स्कूल में जाएगा तो उसका सिलेबस क्या होगा? क्या होगा? नॉट डिफाइंड, देयर Not इज defined. नो सिलेबस। That's very good, like not defined. इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि फिर बच्चा पढ़ेगा क्या? हाँ, exactly. I was about तो वो to ask. कहते कि भाई क्यूरियसिटी लेड लर्निंग, आपके बच्चे को जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, जो उसको चीज़ अच्छी लग रही है, वो उसी को आगे आगे बढ़ा ले। बेसिक्स हम 7 साल तक बच्चों को वैसे ही सिखा देंगे, ABC हम सिखाते ही नहीं 7 से पहले। आप समझ रहे हैं, हमारे बच्चे पैदा होने के बाद पेरेंट्स को लग जाती है कि आज ही ABCD रटा दो, और फिर आगे लाइफ के अंदर उनकी एजुकेशन अगर हम इंटरनेशनल के साथ कंपेयर करें तो कहीं भी नहीं है। तो हम कहाँ पीछे छूट गए? वो शुरू इस बेसिक एक गोल के अंदर कि एजुकेशन का मतलब क्या है। तो बच्चे फिनलैंड में आज अपनी क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं। टीचर्स कोई क्लासेस नहीं देते, टीचर्स का काम अब मोर ऑफ फैसिलिटेटर्स हो गया है, और ये ठीक भी है क्योंकि आज की डेट में फंड ऑफ नॉलेज तो सबके पास है। राइट। टीचर सिर्फ उसको थोड़ी डायरेक्शन देने में और थोड़ा सा फाइन ट्यून करने में हेल्प कर देते हैं कि अच्छा ये चाहिए तो शायद ये सोर्स तुम ट्राई करके देखो। मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि सम पीपल वर रिसर्चिंग अबाउट इट, साउथ अफ्रीका वगैरह में, कि कोई सिखाता नहीं है, बच्चे खुद सीखते हैं, सेल्फ टॉट होते हैं। तो लाइक यू जस्ट हैव टू गिव देम द रिसोर्सेज। द होल इन द वॉल एक्सपेरिमेंट जो आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली, कि आपने एक सिर्फ एक कंप्यूटर का बेसिक एक सिस्टम दे दिया और बच्चे खुद ही एक दूसरे से और एक्सपेरिमेंट करके सीख लेते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे होती है। यस, एब्सोल्युटली। मैंने उसमें ये देखा था कि फर्स्ट वीक में उन्होंने ऑन करना सीख लिया, सेकंड वीक में दे वर रनिंग द कंप्यूटर, एंड शायद 4th या 5th वीक में उन्होंने अमेरिका में किसी को, क्योंकि इंटरनेट का भी कहीं से उन्होंने रखा था कि सेटअप है, तो उन्होंने अमेरिका में किसी को
रीच आउट भी कॉल कर करने लिया का भी, यस एग्जैक्टली, रीच आउट भी कर लिया, तो लाइक Fantastic. दे लर्नड इट देमसेल्व्स, एग्जैक्टली। डिस्कस करने के बाद एंड एक्सप्लोर करने के बाद. तो देखिए ऐसी अच्छी एग्जाम्पल्स कितनी है नताशा, हमको और लोगों को ये ढूंढने की ज़रूरत है कि वो घिसे पिटे तरीके से अब चलना बहुत बड़ा अपने आप के साथ एक पाप होगा, और हमें नई चीज़ों को थोड़ा सा और ओपननेस के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. सिंस आप इंडिया में हो अभी, तो कौन सी, आपको क्या लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या ऐसा चेंजेस लाओगे, या ऐसा कौन सा एक सेटअप रखोगे कि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहे कि ठीक है मेरे बच्चे तो इस हिसाब से पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से एजुकेटेड हैं? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें, लेकिन अगर मैं अपने एक दोस्त की लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगा, और ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं ऑलमोस्ट हर पेरेंट के साथ शेयर करना चाहूँगा, कि आज की डेट में चाहे वो लड़का है या लड़की है, अब उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं रहा. हम लोग एक बहुत ही पुरानी सोच को कई बार ज़्यादा अहमियत दे देते हैं, लेकिन रियलिटी में लड़का लड़की एजुकेशन के अंदर अब कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी. तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनके दो ही गोल होने चाहिए लाइफ में. पहला है फाइनेंशियल, और दूसरा है इमोशनल इंडिपेंडेंस. व्हेन यू से इमोशनल इंडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि आप अपनी खुशी बाहर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर नहीं हो. आप अपने आप के साथ काफ़ी सेटिस्फाइड हो, एंड यू कैन मैनेज योर इमोशंस बेस्ट. यू नो, अब वही दूसरी प्रॉब्लम जो इंडियन एजुकेशन के साथ मेरी, हमको किसने सिखाया कि इमोशनल मैनेजमेंट क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? कभी एक क्लास नहीं लगी है ना. तो ये दूसरी शिकायत है मेरी कि ये क्यों नहीं सिखाया गया, जबकि लाइफ के अंदर ज़्यादातर खुशी आपकी आपके रिलेशनशिप्स और आपके इमोशंस के थ्रू ही आएगी. बट डू यू थिंक कि इसमें अभी पेरेंट्स का भी बड़ा रोल है कि उनको भी इतना रिक्वायरमेंट लगा नहीं, पेरेंट्स ने बहुत टाइम तक फोकस किया कि साइंस मैथ्स में अच्छा हो बच्चा, राइट. इंग्लिश में अच्छा हो, एसएसटी मार्क्स अच्छे आ रहे हो, ये सारी चीज़ें. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंट्रीज़ इवॉल्व होते जाते हैं, ठीक है, हमारे आज से 20-30 साल पहले वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लाइफ ही बहुत स्लो थी, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, राइट. उस टाइम पे स्ट्रगल शायद ज़्यादा थी, लेकिन लाइफ सिंपलर थी. अभी वी आर एंटरिंग इनटू अ हायर एंड हायर इनकम इकोनॉमी, राइट. तो हमारी नीड्स बदलनी शुरू हो गई हैं. कहीं पे हम कार खरीदते थे ये देख करके एवरेज कितना देती है बस, और आज हम देखते हैं कि इसके अंदर लग्जरी फीचर्स क्या हैं, सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर नॉइज़ और हार्शनेस कितनी है कैबिन के अंदर. तो हमारी ज़रूरतें भी इवॉल्व होती जाती हैं ना टाइम के साथ साथ. तो अगर हम अपने मटेरियल कंजम्पशन के अंदर इतने पर्टिकुलर हैं कि मेरे को तो लेटेस्ट और सबसे अच्छा वाला ही फ़ोन चाहिए, सबसे अच्छा वाला ही मेरे को गाड़ी चाहिए, या वो मेरे लिए एस्पिरेशनल है, तो जो चीज़ें आपकी लाइफ की क्वालिटी को एक्चुअली बेटर करती हैं, उसके बारे में हम उतने इंसिस्टेंट क्यों नहीं हैं कि उसकी भी क्वालिटी बेटर हो. द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम विद इन. जो अंदर है उसे बाहर निकालना. एंड आई थिंक अभी स्कूल्स एजुकेशन को ऐसे करते हैं जो बाहर है उसे अंदर पहुंचाना. दिमाग में कैसे घुसेड़ना. राइट. Which is obviously wrong. Not, you know, in the end, education hack, it's not just textbook, it is not just marks. It is how you approach life, how you understand life. Or the highest education, and I'm so glad that even my ancient texts are with me on this. They will also say कि highest education तो स्वयं का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है. To know yourself better, अपने आप को बेहतर समझना कि मैं क्या हूँ, एजुकेशन, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है. वैसे अभी यू मेंशन कि आप अपने बच्चों के लिए ये प्लान रखोगे, तो अभी करंटली आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं, वो स्कूल जाते हैं? हाँ हाँ. सो 2 of my daughters go to traditional school. अच्छा. My third daughter is not fitting into any of the structured education. We tried doing that. She would refuse. ये बहुत बोरिंग है, या ये मज़ा नहीं आ रहा. और मुझे भी लगा कि यार ये अब ना इस एज में ये
इंडस्ट्रियल एज वाला एजुकेशन क्यों बच्चों पे थोपा जाए? How young is she? शी इज़ राइट नाउ 8 साल की, अच्छा. और उसको शी इज़ नॉट गोइंग फॉर रेगुलर स्कूल, शी इज़ बीइंग होम स्कूल्ड. अच्छा. So you're homeschooling her. यस. And how is it going? सो इसके अंदर क्या है कि आपको जो नेसेसरी आपके माइलस्टोन्स हैं, 10वीं का एग्ज़ाम, 12वीं का एग्ज़ाम, उसको आप नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दे के अपना रिजल्ट ले सकते हैं. लेकिन जो बच्चों को आज की डेट में स्किल्स की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी स्कूल है जो उन स्किल्स पे काम कर रहा है. और उन स्किल्स की और जिन चीज़ों पे वो आज काम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं. ना तो कंपनीज जो हायरिंग कर रही हैं वो आपका कॉलेज या उसकी स्टैंप के ऊपर हायर करती हैं. ठीक है, उसकी ब्रांड वैल्यू सिर्फ आपको एक इंटरव्यू दिला सकता है, उसके आगे और कुछ नहीं. अगर कुछ जगह पे आपको वो जॉब भी दिला लेता होगा, तब भी वो जॉब जो है अब लॉन्ग टर्म नहीं रहा. राइट. एंड इन द एंड व्हाट यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर इज फॉर द प्रॉब्लम विच यू सॉल्व, Right. एंड नथिंग एल्स. But the opportunities in that are shifting. And we need to use now a conceptual model. In this conceptual age, rather than trying to do a 100-year-old school का model into a new age. वो I think अब लोगों को अब ये समझ लेना चाहिए कि स्कूल ट्रेडिशनल जो है अभी उसका एक वैल्यू जो थी अब ख़त्म होती जा रही है. वैसे जैसे अभी आप होम स्कूलिंग कर रहे हो फॉर वन डॉटर एंड अदर टू आर गोइंग फॉर रेगुलर स्कूलिंग, आपका हायर एजुकेशन का प्लान क्या है फॉर ऑल थ्री ऑफ देम? देखिए, अभी पहली चीज़ तो ये है कि ऐसा कोई मेरे माइंड के अंदर ये नहीं है कि मेरे बच्चों का यही करियर होना चाहिए. आई थिंक जिसके अंदर उनकी अपनी इंटरेस्ट हो, जिस फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर उनको मज़ा आता हो, उसको आज की डेट के अंदर एक करियर के अंदर कन्वर्ट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो आप फाइनेंशियली कुछ प्लान कर रहे हो, लाइक से उनको कुछ अगर वो बोलते हैं कि हम बाहर अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं? क्योंकि एजुकेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव. इट इज़ नाउ अ कमोडिटी लाइक एनी अदर. और इसके अंदर भी जो है चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और एजुकेशन और स्टे और बाकी खर्चे जो हैं वो एक तरह से काफ़ी बड़ा अमाउंट बनने लग गया है. राइट. तो उसके लिए वही मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो यही रहती है कि लॉन्ग टर्म में और बच्चों की उस एज के साथ कोइंसाइड करके जब उनको अपनी हायर एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगी कॉर्पस की, तो कुछ शायद उस कॉर्पस के थ्रू हो सकता है, और कुछ मैं ये भी देखता हूँ कि एजुकेशन लोन्स भी बहुत अवेलेबल है. दूसरी ऑप्शन वो भी है एजुकेशन को सप्लीमेंट करने के लिए. तो एजुकेशन लोन के बारे में आप थोड़ा सा और शेयर करो. एजुकेशन लोन्स एक ऑप्शन है मेरे ख्याल से जो अभी भी इंडियन पेरेंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते हैं. राइट, बिकॉज दे आर लाइक स्केर्ड. लोन का नाम लेते ही इंडिया में थोड़ा सा स्केर्ड. हाँ, बिल्कुल. और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये लगता है आपको कि बच्चे का जो है उसकी लाइफ स्टार्ट होते ही एक लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी. राइट. पर अगर आप रियलिटी देखें तो इस टाइम पे यूएस के अंदर, जिसको कि एक वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर हायर एजुकेशन माना जाता है, एक एवरेज स्टूडेंट अपनी लाइफ शुरू करता है एजुकेशन के बाद एक $40,000 के लोन के साथ. एन एवरेज अमेरिकन ग्रेजुएट owes $40,000 इन एजुकेशन लोन. ये एक नॉर्मल है वहाँ पर. और खैर प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ के आपके स्किल्स या आपकी एजुकेशन आपकी एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ कुछ ऐड नहीं कर रहे. तो अभी आप देखेंगे कि प्योर साइंसेस के अंदर या सर्टन लैंग्वेजेस के अंदर स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऑप्शन जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. राइट. एट द सेम टाइम जो नए एवेन्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशनल दायरे जो हैं उसके बाहर क्रिएट हो रहे हैं. तो you have made some investment plans कि अगर Absolutely, if they yes. want to you can invest. Yes, yes, And yes. what are those plans like SIPs वगैरह जैसे? Long term systematic investment Long-term is there as one part of it. Then to some extent I also try and invest in gold ETFs.
What is that? A gold exchange traded fund where instead of physical gold you invest on a monthly basis or on any recurring basis into gold units. अच्छा. तो आपको फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो पेपर गोल्ड है आपके पास एंड इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड अ हेज अगेंस्ट मार्केट मूवमेंट्स. अच्छा. तो आपके पास थोड़ा सा परसेंटेज अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं एंड नॉन फिजिकल फॉर्म में गोल्ड में रखते हैं तो वो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे जाता है अगर उसी टाइम पर आपका बड़ा वाला कॉर्पस किसी मार्केट डाउनटर्न से निकल रहा है तो इट गिव्स यू अ सर्टेन स्टेबिलिटी. यस. वैसे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन, नॉर्मल इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत डिफरेंट है. Agreed. Have you taken that into consideration? I do share this with you कि हाँ ये मेरे दिमाग में काफ़ी बड़ा एक एक्सपेंस है जो बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा एंड एजुकेशन इज गेटिंग एज अ कमोडिटी मच मोर एक्सपेंसिव. Right. Completely agree with that and for that you need to have a more allocate more resources towards investment for that purpose. वैसे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, बस एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा भी देयर आर इन्वेस्टमेंट एज अ पेरेंट दैट यू मेक. Right. तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट पे आपका क्या टेक है? व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर No, किड्स? of course. See, it is important for every child to see the parent as a safety security net. And more importantly, to have that open line of communication with the parent. क्योंकि बच्चा आपका किसी भी माहौल में जाएगा कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें पहली बार दिखेंगी जो घर का माहौल नहीं दे पाता. तो उस टाइम पे क्या हम अपने बच्चे को डरा कर रखें कि दुनिया बहुत ख़तरनाक है और तुम डर के रहो, या हम सिर्फ ये कहें कि बेटा स्टे ओपन टू एक्सपीरियंस और कहीं पे अगर तुमको कुछ भी लगे तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट. बहुत बार पेरेंट्स ये सिक्योरिटी नहीं दे पाते अपने बच्चों को और शायद मैं भी इसके अंदर कोई आई मे नॉट बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन बट आई डू रियलाइज द नीड कि बच्चों को एक ऐसा सेफ स्पेस पेरेंट्स के अंदर दिखना चाहिए जहाँ पर कि वो अपनी बात बिना डर के शेयर कर सकें. आई थिंक पेरेंट्स डोंट रियली रियलाइज इट क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे डरा के ही रखते हैं बच्चों को. बिल्कुल बिल्कुल. और कुछ देर के बाद क्या होता है कि अगर बच्चों को पैटर्न समझ में आ जाए तो वो शेयर करना बंद कर देते हैं कि अरे मम्मी को बताएंगे मम्मी तो ये करेगी, अरे मत करो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मम्मी को बताते ही नहीं. एंड दैट इज नॉट हेल्दी. And that impacts their relationships as well. It does definitely. Because now they understood कि हमें खुद को ही करना है तो we'll do हाँ. it. और जैसा मैंने कहा ना कि पैटर्न उनको बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया जाता है कि यहाँ से तो यही एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है. तो क्या उस टाइम पे बच्चे के पास ये चॉइस होती है कि मैं बताऊं भी या ना बताऊं. और ज़्यादातर पेरेंट्स अब क्योंकि मैं ऐसे सेंसिटिव फील्ड में रहा हूँ क्योंकि I have worked with children struggling with addiction, young adults, with addiction problems. तो पेरेंट्स का बहुत बार मेरे सामने जब उनका पहला इंटरव्यू होता था तो दे वुड से हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये कब शुरू हो गया. हमें तो तब पता चला जब क्राइसिस आ गया कोई. राइट. तो वो गैप कैसे आया? वो गैप यहीं से आया कि हाँ. और कम्युनिकेशन कहना बड़ा आसान है, कम्युनिकेशन सिर्फ बोल देना नहीं है. कम्युनिकेशन है कि क्या बच्चा वो सेफ्टी फील कर रहा है, वो नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस आप दे पा रहे हैं जहाँ बच्चा आपको अपनी हर चीज़ शेयर करे और ये एक्सपेक्ट करे कि वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा. All right, I think we talked about a lot of intense things abhi. So let's move towards क्विक फायर. let's move towards our quick fire round where I'll ask you questions और आपको quickly उनका आंसर करना है. ओके. All right. When it comes to educational choices, what do you prefer, international education या Indian education? At this point international is better. Finland specifically. Lots of other options also. If you had to go for a board, which board would you pick? CBSE, ICSE or IB? हाँ. अभी के लिए I think IB makes more sense. Yes. Best financial advice you have received as a parent? Introduce your children to the concept of money early and start trusting them with some amount of money which they can manage on their own. Okay.
And any worst financial decision according to you Not sticking to the discipline. for kids? For long term, for your own financial management, discipline is very important. Any one money habit that you want your children to learn? Long term investment. Start as early as possible. Oh, absolutely. As early as possible and think long term. Any investment you wish you had made earlier? No, I have very few regrets in that. Anyone? Yeah, I mean, absolutely. If you are investing in the equity market, the earlier you start, the better. Always. Any financial fear that keeps you up at night? Not at this point. I don't have fears. But yes, I have concerns with the pace at which change is coming. And I fear for the future of humanity more than just my financial condition. One financial lesson that's actually a life lesson according to you. Compound interest and the power of compounding, according to Albert Einstein, is the eighth wonder of the world. And if you can understand how time multiplies money, there is nothing better than that. How do you think money conversations can be therapeutic for the families? This is very important, I think, yes. A lot of families, I think, do not bring the concept of money and do not talk about money openly. Whereas it is just another thing like your own health, like your decision to go for a holiday or anything else. I think it should be normalized. Families should sit and normally talk about money, investments, tax management, succession planning, estate planning. There are so many aspects to it. And we need more and more people to think about these concepts in realistic terms and not in emotional terms. And at last, how to balance aspirational goals with mental contentment? Okay. So, see, goals, the results may not be in your hand, right? So, if I say that I am going to win an Olympic medal, it may be a very difficult goal for myself. But if I make a goal which is linked to my effort, then it is much easier. See, if we tie our goal to our effort, that I will spend 2 hours every day practicing my craft or my sport or my hobby, and I will become better at it. That is very easily quantifiable. Because that goal is achievable. Because that goal is very clearly achievable. And that will take you to contentment also. If you look at it, a lot of Japanese innovations and a lot of their, certain crafts, they have evolved over several hundreds of years. Right. And there are deep lessons for the human condition in them. Right? How to enjoy the process more than the result. Right. Right? And that will be making it more, more uniquely tied to your contentment. That you are able to enjoy the process. Right? Rather than being tied to कि अगर ये result देगा तभी मैं खुश होऊंगा. Even our Bhagavad Gita says the exact same thing. कर्म करता जा. But how many of us have also realized that karam should also be an enjoyable process? That's amazing. I think it would be very helpful for our audience. Now we want you to do some parental confessions. So any funny money mistakes that you made? Yes, you give in to desire. Sometimes there is this. What I have tried to do now, if I am attracted towards a gadget or a new toy which I want to buy, right? All these electronic toys are out there. I do not do it straight away. I will do my research. I will check out the product, maybe even see it in the market. But then I give myself at least 48 hours. So To that think I about don't it. have, so that it's not an impulse buy. Right. So this is one That's a way good in idea. which I am trying to, control my consumption. But any impulsive purchases that you made when your kids were young? No, mostly I think they've been in the realm of electronic, gadgets and devices. Toys mostly. Yeah, and then now I'm becoming more mindful of consumption in those areas. Any financial habit that you think you need to break?
Not really. At this point in time, I think I'm satisfied with the way I'm managing my finances. But yes, there is always a scope for improvement. I keep looking for it where For I sure. can make things better. At last, any advice that you want to give to budding parents related to money, education, mental health, or finances? See, being a parent is a wonderful chance to revisit your own life and also to relive a lot of things through your child. But in the process, please don't forget that the main purpose of parenting is to enjoy it. So do not forget to enjoy the time which you have with your children. I think it is only parents who are not able to spend enough time with their children doing enjoyable things who have this regret. And this regret will last a very long time. So I'm telling you, do not waste any time to spend more and more time enjoying life with your child. That's wonderful. Thank you so much, Dr. Sharma. It was really nice talking to you, especially the insights that you gave and the different perspective that you bring on the table. Commendable. Thank you It's so been much a for pleasure. being here. I really enjoyed myself. Thank you so much, Natasha. Stay tuned for unique insights where mental wellness wisdom meets financial planning. Got questions for managing finances for your kids with mental health? Drop them in the comments. You might hear them answered in our next episode.